हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज की सबसे बड़ी अपडेट और सबसे पहली अपडेट भी ये है कि बिग रैमी हमें पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग में अब नहीं दिखने वाले। यस गाइस, ये जान के आप लोगों को भी बहुत बुरा लगा होगा, एक तरह से शॉक लगा होगा और मुझे भी एक्चुअल में यही फील हुआ था बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था बिग रैमी को देखने का, उनकी फिजिक में चेंजेस को देखने का, उनकी इंप्रूवमेंट्स को देखने का, उनके मसल एट्रोफी कहाँ तक कोप हो चुकी है ये देखने का। बट ऐसा कुछ अब हमें नहीं दिखने वाला, एटलीस्ट नियर फ्यूचर में तो नहीं दिखने वाला। बहुत लंबे टाइम से वेट हो रहा था इस गेस्ट पोजिंग का, और किसी और के लिए नहीं बल्कि स्टार ऑफ द शो के लिए, यानी कि बिग रैमी के लिए। बट अब मैन वो वेट ही रह गया। और ये जब मुझे अपडेट पता लगी तो मतलब एक तरह से ना मज़ा किरकिरा हो गया पूरी गेस्ट पोजिंग का। अभी 2 दिन में ही वो होने वाली थी और इसका रीज़न क्या है, अब इसका रीज़न जानना वैसे इतना ज़रूरी है भी क्योंकि मज़ा तो अब उस तरह से आने नहीं वाला, राइट। बट चलो, अगर मैं आपको रीज़न बता भी दूँ तो इसका रीज़न ये है इसके बिग रैमी को वीज़ा नहीं मिल पाया टाइमली, और इसलिए उन्होंने काफ़ी खेद भी जताया है कि यहाँ पर वो आना चाहते थे और वो पूरी तैयारी कर रहे थे इसके लिए। मतलब ही वॉज गेटिंग रेडी गाइज, और इस तरीके से वो यहाँ पर अपीयर करना चाहते थे कि एक तरह से बहुत बड़ा स्टेटमेंट बन जाए। बट टाइम रहते उनको वीज़ा नहीं मिल पाया और अब यहाँ पर वो अपीयर नहीं कर पाएंगे। और ये भी चलो एक अच्छी बात हुई कि उनको वीज़ा नहीं मिल पाया इसलिए वो नहीं आ पाए। अगर किसी और रीज़न से वो नहीं आते गाइस, जो कि मुझे लग रहा था ऐसा भी हो सकता है, तो फिर ये चीज़ उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा जाती। बिकॉज आपने देखा ही है लास्ट टाइम जब वो अपीयर नहीं करे थे तो काफ़ी ज़्यादा उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े थे। बट इस बार गाइज आई थिंक इस बार उनका वीज़ा का इशू था, उसके बाद भी मेरे हिसाब से टायलर मेनियन उनको इस चीज़ पे भी पकड़ के रखेंगे। बिकॉज वही बात है गाइज, आपका यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और वीज़ा नहीं मिल पाया। बट आपको टाइमली उस चीज़ के लिए अप्लाई करना था या फिर जो भी रीज़न था। अब देखो, इस बारे में अभी एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हुई है, और वो ये कि फिल हीथ ने अभी एक रीसेंट पॉडकास्ट अटेंड करा था और वहाँ पर फिल हीथ ने पता क्या बोला कि जब 2023 का आर्नो क्लासिक हो रहा था तो वो फर्स्ट रो में बैठे थे, और वहाँ पर जब उन्होंने बिग रैमी को देखा तो ही वॉज लाइक एस्टोनिश्ड। मतलब उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि बिग रैमी इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके आ गए थे, और किस तरह से जजेस ने उनको 4th प्लेस पर प्लेस करा। मतलब किस तरह से एंड्रू जैक से उनको बीट करवा दिया, सैमसन डॉटर से उनको बीट करवा दिया। 300 पाउंड्स पर एक फ्री की मास मास्टर बिग रैमी लग रहे थे, इतने ज़्यादा मैसिव वहाँ पर उस स्टेज पर कोई भी नहीं था। कंडीशन पूरी तरह से डायल्ड इन थी, थिकनेस और डेंसिटी आप जानते हो सैमसन डॉटर और एंड्रू जैक अभी उस लेवल की कैरी करते ही नहीं है। एक बहुत ही इंप्रूव्ड पैकेज था बिग रैमी का, और फिल हीथ ने यही बोला कि उनको बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ कि 4th प्लेस पर मतलब कैसे किस तरीके से ये चीज़ हुई है। और इस चीज़ के बाद फिल हीथ ने ये भी बोला कि अब उनका फ्यूचर क्या है इस बारे में अब ये चीज़ डिसाइड करेगी उनकी नेक्स्ट अपीयरेंस, यानी कि पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग। बस देखो, वही हुआ कि पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग में वो नहीं आ पाए। अब लोगों को फिर से वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जितनी भी फिजिक अपडेट उन्होंने अब तक दी है कोई भी रीसेंट नहीं है, कोई भी लेटेस्ट नहीं है, सारी वो ओल्ड फिजिक अपडेट्स पोस्ट करते हो। जिस तरह से वो हाइप क्रिएट कर रहे थे ना, एक तरीके से ऐसा लग रहा था मैन बहुत ही डिफरेंट पैकेज आने वाला है। बिकॉज देखो, रिसेंट की ये वीडियो है जिसमें आप उनको फिजिक प्रेजेंट करते हुए तो नहीं देखोगे, लेकिन हाउ मैसिव ही इज लुकिंग, हाउ बिग ही इज लुकिंग, पूरी तरह से ऑन लग रहे हैं वो, हर एक चीज़ चल रही होगी और इसी तरीके से उनकी फिजिक यहाँ पर अपीयर कर रही है, इवन इन क्लोथ्स गाइस। तो अब आई डोंट नो गाइस व्हाट इज नेक्स्ट। बाकी जजेस तो गाइस ऐसा लग रहा है कि कुछ भी डिसाइड कर रहे हैं उस दिन के बेस पे कि उनको किसको जितवाना है, ना कि वो कैसा लग रहा है और कितना बेस्ट वो लग रहा है। बिकॉज अगर ऐसा होता गाइस तो आई थिंक अगर बिग रैमी नहीं भी जीते वहाँ पर तो 2nd या 3rd तो आना उनका बनता था। चलो सैमसन के बाद प्लेस कर जाते, लेकिन एंड्रू जैक से ऊपर तो उनको प्लेस करना ही था। बट क्या हुआ आप सब जानते हो, कैसे एंड्रू जैक से बिग रैमी लूज कर गए। खैर ये बात तो हमने कई बार कर ही लिए गाइस, लेकिन अब वही है सारा एक्साइटमेंट, सारा इस शो को लेके जो एक्साइटमेंट था ना एक्चुअल में कि हम बिग रैमी की फिजिक को देखेंगे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम गाइस। क्योंकि 2023 के आर्नो क्लासिक के बाद से हमें शायद एक ही बार ये गेस्ट पोजिंग करते हुए दिखे हैं बिग रैमी, उसके अलावा हमने इन्हें कहीं नहीं देखा। इनकी फिजिक अपडेट तो हमें 1-2 देखने को मिली थी उसके बाद, लेकिन वो भी काफ़ी टाइम हो गया। तो एक्चुअल डिफरेंस हमें अब यहाँ पर पता लगता। एंड ही वॉज गेटिंग रेडी गाइज, मतलब आप समझ सकते हो ये खुद एक्साइटेड थे। इन्होंने इस पोस्ट में बताया यहाँ पर अपीयर करने के लिए, और एक बहुत ही मजा आता देखने के लिए जब ये निक वॉकर डायरेक्ट लंसफर्ड के सामने खड़े होते गाइज, डायरेक्ट लंसफर्ड के सामने, मतलब हमारे करंट चैंपियन के सामने एक पास्ट का चैंपियन यहाँ खड़ा होता तो बहुत ही एक अलग ही विजुअल होता। बट एनीवेज देखते हैं, आई थिंक डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। इस बार तो मुझे एक्चुअल में लग रहा है इसकी वीज़ा का इशू कई सारे लोग फेस करने वाले हैं। आई थिंक बहरूस तबानी भी फेस करेंगे दोबारा से, और हो सकता है एंड टाइम पर हमें हार्डी चुपन से भी यही सुनने को मिले। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। तो गाइज वो है पिट्सबर्ग प्रो से रिलेटेड ही। अब देखो यहाँ पर अगर कोई भी इंडियन एथलीट कंपीट करता गाइज तो डेफिनेटली टॉप 6 में प्लेस कर जाता, डेफिनेटली कर जाता गाइज। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अब मैं ये गाइस सिर्फ इसी एक रीज़न से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको पता है कितने कंपेटिटर्स हैं मेंस फिजिक डिवीजन में, यहाँ पर हैं 5 कंपेटिटर्स। तो अगर कोई भी 6ठे नंबर पर आता, कोई भी आता, कैसी भी कंडीशन से आता, कोई भी IBB प्रो आता, तो वो 6 पर प्लेस तो होता ही, राइट।
तो ठीक है, अब ये थोड़ा मजाक हो गया, लेकिन हाँ यहाँ पर देखो 2 ही कंपैरेटर्स हैं इन 5 में से जिनके जीतने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। पहले तो हैं अली बिलाल, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके आ रहे हैं, जिनकी फिजिक में बहुत ज़्यादा चेंजेस विजिबल हैं, और दूसरे हैं विटोर शावेज, जो कि हमेशा ही बहुत अच्छी फिजिक कैरी करते हैं। कंडीशन में उनका जवाब नहीं है। कोर में हाँ अली बिलाल इज ऑन टॉप इस लाइनअप पर, लेकिन उसके अलावा विटोर शावेज की आप कोर देखोगे तो बिल्कुल आपको एक कमांडो वाली कोर की याद दिला देंगे। ये इस तरह से इनका मिड सेक्शन छपा हुआ रहता है इनकी फिजिक पर। बैक में भी अच्छी थिकनेस ये लेकर आते हैं, लेकिन हाँ अली बिलाल ने अपनी बैक पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करी है। तो इस बार गाइस एक्चुअल में देखने में मज़ा आएगा। तो हाँ ये शो इन दोनों में से किसी के पास भी जा सकता है। देखो अली बिलाल से इस बार काफ़ी ज़्यादा होप्स हैं, एक अच्छा ऑफ सीजन लेके, एक अच्छा टाइम स्पेंड करके ही आ रहा है वापस, जबकि विटोर शावेज इस सीजन में पहले भी कम्पीट कर चुके हैं। बट हाँ इनकी बैक की इंप्रूवमेंट्स आप देखोगे अली बिलाल की यहाँ पर, तो आपको एक्चुअल में विजिबल दिखेंगी कितनी ज़्यादा थिकनेस, कितनी ज़्यादा डेंसिटी ऐड कर दी गई है। बट वहीं मैन दूसरी साइड विटोर शावेज, आई थिंक कोई टाइम ऐसा नहीं होगा जब मैंने इनको कंडीशन नहीं देखा, जब मैंने इनको बिल्कुल पीक हिट करते हुए स्टेज पर नहीं देखा। तो एक बहुत ही कड़ी टक्कर इन दोनों के बीच में देखने को मिलने वाली है, और शो एक्चुअल में गाइस कहीं भी जा सकता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बोल दो कि अली बिलाल ले जाएंगे, विटोर शावेज ले जाएंगे। नहीं गाइस, एक्चुअल में उस दिन जिसने पीक बढ़िया हिट कर दी ना, और जो उस दिन अच्छा लगा उस पर शो जाएगा। पहले से इस चीज़ में डिसाइड हम नहीं कर सकते बिल्कुल भी, जैसे दूसरे डिविजन्स में कहीं ना कहीं हो जाता है। बाकी आप बताओ मुझे कमेंट्स में, आपको क्या लगता है, क्या अली बिलाल यहाँ पर ये शो लेकर जा सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए अभी से ही? बाकी एनीवेज गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। तो वो है गाइज वेस्ली विजर्स की। और वेस्ली विजर्स मैन आर्नो क्लासिक के 7 वीक्स के बाद, 7 वीक्स के बाद अब गेस्ट पोजिंग करते हुए हमें दिखाई दिया। हाँ ये अपडेट 3-4 दिन पुरानी है, बट गाइस आप जानते हो इस चैनल पर कितनी ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं, और अपडेट्स एक से एक आ रही है इस वक्त बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। मतलब ये एक प्राइम टाइम होता है ना, पीक टाइम होता है, बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है बॉडी बिल्डिंग का। हर एक एथलीट, हर एक शो, हर एक अपडेट एक से बढ़कर एक है, तो कोई भी मिस नहीं कर सकते। और इसीलिए आई थिंक मैं 2-3 दिन लेट हो गया वेस्ली विजर्स की इस अपडेट को कवर करने के लिए, बट उसके बाद भी गाइस अपडेट्स मैं रेगुलरली कवर कर रहा हूँ। तो अब वेस्ली विजर्स की अगर बात करें गाइस, मैन दिस गाय इज मूविंग माउंटेन्स। जिस तरह से ये इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, जिस तरह से ऑफ सीजन में जा रहे हैं, मतलब ये ऑफ सीजन की स्टार्टिंग है इनकी, इन्होंने अभी बिल्कुल पुश उस लेवल पर अपने आप को करा ही नहीं है। उसके बाद भी देख लो हाँ मैसिव ही इज लुकिंग गाइस, मतलब 6 फीट 3 इंचेस, 6 फीट 3 इंचेस हाइट है इनकी, और इतना ज़्यादा फुलर फ्रेम इनका लग रहा है, इतने ज़्यादा बफी यहाँ पर लग रहे हैं। और उसके बाद भी गाइस सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि अपनी कंडीशन को, अपने शेप को इन्होंने इंटैक्ट रखा हुआ है। वो लाइंस इन पर अभी भी विजिबल है, वो सेपरेशन इनके मसल्स में अभी भी विजिबल है, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। क्या इसका मतलब ये है गाइस कि इस बार मिस्टर ओलंपिया में क्लासिक डिवीजन में भी हमें एक अपसेट देखने को मिलेगा? मे बी मैन, मे बी, मतलब कुछ भी नहीं कह सकते। जिस लेवल के इंप्रूवमेंट्स ये करते जा रहे हैं, जिस तरह से ये एक तरह से ना पूरा मोमेंटम लेके चल रहे हैं, और एक्चुअल में गाइस इस वक्त अगर क्रिस बमस्टेड को कोई भी टक्कर दे सकता है गाइस, तो एक ऐसा एथलीट ही दे सकता है जो उनकी हाइट का हो, जो उनके जितना मसल मास कैरी करता हो, जो उनसे अच्छी सेपरेशन लेकर आए मसल्स में, जो एक बहुत ही क्लासिक स्ट्रक्चर में उनको टक्कर दे सके। हाँ अभी भी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर वेस्ली विजर्स को इंप्रूवमेंट्स करनी है, जैसे उनके लेग्स पर उनको इंप्रूवमेंट्स करनी है, बट उसके बाद भी गाइस सेपरेशन जैसी लेग्स में सेपरेशन ये दिखाते हैं, वैसे सीबम नहीं दिखा पाते। प्लस इनके आर्म्स आप देखते हो कितने जाइगेंटिक हैं, सीबम के आर्म्स में भी इशू दिखने लग गए हैं, उनके फिजिक में वो फ्रेशनेस नहीं दिखती। बट मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ गाइस कि सीबम को ये हरा देंगे, लेकिन हाँ अगर किसी पे हम बैट कर सकते हैं इस साल तो वो है वेस्ली विजर्स, और अगर इन पे नहीं तो किसी पे भी नहीं। देखो इनको बहुत ज़्यादा बोला जाता था और अभी भी बोला जाता है कि एक थिकर वेस्ट है, काफ़ी ब्लॉकी वेस्ट है, बट उसके बाद भी आप देख रहे हो कैसी इल्यूजन इन्होंने क्रिएट कर दी है अपने ऑटो सीव्स बनाकर, और साथ में अपने लैट्स को वाइडर करके। अब देखो इनकी विथ, इनके शोल्डर्स की विथ, इनके लैट्स की विथ कितनी ज़्यादा हो गई, और इसीलिए गाइस इनकी वो इल्यूजन क्रिएट हो गई है वी टेपर वाली। और इनकी वेस्ट इतनी ब्लॉकी होते हुए भी अब उतनी ज़्यादा जजेस को नहीं चुभती, और इसी चीज़ का इनको रिवॉर्ड मिला है। अब देखो ये चीज़ आप में से कुछ लोग तो समझते हो, बहुत क्लियरली समझते हो, बट कुछ लोग हैं उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि ब्लॉकी वेस्ट होते हुए भी किस तरह से इन्होंने इल्यूजन क्रिएट करी है, किस तरह से इन्होंने वीटे पर क्रिएट करा है, किस तरह से आप लोग ये चीज़ कर सकते हो, अपनी कमियों को, अपने फ्लॉस को हाइड कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, टैकल करने की पूरी कोशिश कर सकते हो। वो चीज़ देखो वेस्ली विजर्स ने करी है। इनके लिए तो रिजल्ट स्पीक कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कमेंट्स में कुछ बोलते ही रहते हैं, बट एनीवेज गाइस वेस्ली लुक्स लाइक ही नेवर चीट्स ऑन हिज डाइट। मतलब हमेशा ही अपनी डाइट पे रहते हैं, पूरी तरह से प्लान फॉलो कर रहे हैं, मतलब इन्होंने बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करा, ऑलवेज इन रियली ग्रेट शेप। और बीइंग अ ट्रू मास मॉन्स्टर, एक क्लासिक फिजिक डिवीजन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो एब्सोल्युटली गाइस इस गेस्ट पोजिंग में जिस तरह से इनको वेलकम मिला है और जिस तरह से ये लगे हैं, एक्चुअल में एक मासिव मास मॉन्स्टर लग रहे हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन से। बाकी गाइस अब चले हम अगर नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है गाइस टेरेंस रफिन की। और टेरेंस रफिन आप जानते हो इस साल का आर्नो क्लासिक उन्होंने मिस कर दिया। काफ़ी टाइम से वो इस आर्नो क्लासिक में कम्पीट करते आ रहे हैं, मतलब 2-3 साल से उन्होंने मिस नहीं करा। उसके बाद गाइस इस साल वो फर्स्ट टाइम है जब उन्होंने अपीयर भी नहीं करा। और ऐसा टेरेंस रफिन ने क्यों करा?
क्योंकि उनको करनी थी इंप्रूवमेंट्स। यस गाइस, देखो लास्ट ईयर से अपनी 6 प्लेस से इस साल मिस्टर ओलंपिया में ये 5th प्लेस पर तो प्लेस कर गए, एक प्लेस इन्होंने इंप्रूव कर ली और मिस्टर ओलंपिया में ये अपना बेस्ट पैकेज लेकर आए थे विदाउट डाउट। इस बारे में किसी को भी डाउट नहीं होगा, जिस तरह से इनकी रूटीन थी, जिस तरह से इनकी कंडीशन थी, जिस तरह से इनकी फुलनेस थी। बट उसके बाद भी बहुत ज़्यादा इनका वेट कैप अभी भी बचता था इंप्रूवमेंट्स करने का, और साथ में वेट कैप बढ़ा भी दिया गया था, तो उसके बाद और भी ज़्यादा वेट कैप हो गया था इनके पास। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए अब इनको जाना था एक ऑफ सीजन पर, और इन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक मिस करा, और उसके बाद अब देख लो हाउ मैसिव ही इज लुकिंग। उसके बाद भी गाइस इन्होंने बताया अभी कुछ इंजरीज को ये फेस कर रहे हैं। यस गाइस, कुछ हेल्थ इश्यूज इनके साथ चल रहे हैं और कुछ इंजरीज भी हो रही हैं, जिसकी वजह से ये सारे एस्पेक्ट्स में अपनी फिजिक को हर एक तरह से इंप्रूव तो कर पा रहे हैं, बट अपने आर्म्स पर उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहे, अपने आर्म्स पर उस तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे। और यही चीज़ है गाइस जो इनको अभी तो रोक रही है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छी प्लानिंग से ये चल रहा है। एक बहुत ज़्यादा मसल मास इन्होंने कैरी कर लिया अपने आर्म्स को, ये अभी और भी ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, उस पर और ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। बट अभी तो आई थिंक इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। बट एक चीज़ तो हम जानते हैं गाइस कि लास्ट ईयर टाइम्स ने जब बहुत बड़ा ऑफ सीजन लिया था तो इन्होंने अपनी प्लेसिंग इंप्रूव करी थी, और वो इनका बेस्ट वर्जन था। तो क्या इस साल उससे भी लंबा एक ऑफ सीजन लेने के बाद और ज़्यादा वेट और ज़्यादा मसल मास ऐड करने के बाद क्या इस साल हमें टेरेंस का और ज़्यादा एक इम्प्रूव पैकेज नहीं देखने को मिलेगा? तो मैन, मुझे तो एब्सोल्युटली बिल्कुल वेट कर रहा हूँ मैं इस चीज़ का कि टेरेंस रफिन और भी ज़्यादा इस साल एक क्लासिक लुक लेकर आएंगे। लेकिन हाँ गाइस, इस बार देखो प्लेसिंग जिस तरह से चेंज हुई ना आर्नोल्ड क्लासिक में भी, उस हिसाब से तो लग रहा है कि टेरेंस की प्लेसिंग अब दोबारा से खिसक ना जाए। और अगर टेरेंस फिर से टॉप 5 टॉप 4 के अंदर आ गए तो इसका मतलब क्या है, क्या उसकी प्लेसिंग खिसक जाएगी? लेकिन देखो ये तो पक्का है, क्रिस, रामोन, वेस्ली ये तीनों एक दूसरे के आसपास ही प्लेस होंगे। टॉप 4 टॉप 5 कौन बनता है ये तो अलग बात है, लेकिन टॉप 3 मेरे हिसाब से ये तीनों ही होने वाले हैं। बाकी आप बताओ कमेंट्स में आपको क्या लगता है गाइस कि इस बार क्या टेरेंस रफिन ब्रियन एशली को प्लेसिंग में बीट कर देंगे या फिर उर्स केल्सिंस्की को बीट कर देंगे? बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, और वो है गाइस माइकल क्रिजो की। एंड माइकल क्रिजो लिविंग विद अ गोल गाइस, उनका एक ही गोल इस टाइम सबसे बड़ा मास मास्टर बनने का। ही इज ट्राइंग टू बी द बिगेस्ट एंड द बिगेस्ट मास मास्टर। मतलब आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा मास ये कैरी कर रहे हैं। हमेशा इनको देख के एक ही चीज़ लगती है, क्या इनका ऑफ सीजन कभी ख़त्म नहीं होता? क्या ये हमेशा एक ऑफ सीजन पर ही रहते हैं? क्योंकि मैन इनको देखो आप कितने ज़्यादा मैसिव ये लग रहे हैं। शोल्डर्स विद देखो आप, इनके ट्रैप्स देखो कहाँ तक जा रहे हैं, साथ में आप इनका अपर चेस्ट देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से देखो आर्म्स, मैन आई थिंक निक वॉकर को भी बीट कर रहे हैं इस वक्त ये आर्म्स में, इतनी ज़्यादा मसल मास इन्होंने होल्ड कर ली है। बट एक्चुअल एस्पेक्ट गाइस जहाँ पर इनको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्या वहाँ पर ये वर्क कर रहे हैं? बिकॉज टू बी ऑनेस्ट गाइज, जब से मैंने चैनल स्टार्ट करा है, मैंने सबको यानी आई थिंक हर एक एथलीट को अपने मिड सेक्शन को ट्रेन करते हुए या कार्डियो करते हुए कवर कर लिया है। बट क्रिसो को ऐसा देखने का सपना आई थिंक आपका भी है और मेरा भी, बिकॉज क्रिसो को अभी तक मैं कार्डियो करता हुआ नहीं देख पाया हूँ, साथ ही अपने मिड सेक्शन को ट्रेन करता हुआ भी नहीं देख पाया हूँ। और इनका मिड सेक्शन गाइज बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग डिमांड करता है। इनका एब्स एंड थाइस पोज बहुत ज़्यादा क्रैपी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अपने मिड सेक्शन को इन्होंने बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करा और वो चीज़ बहुत ज़्यादा विजिबल है। अब चलो इनकी वेस्ट चाहे वाइडर साइड पर हो, थिकर साइड पर हो, उसके बाद भी आप मिड सेक्शन अपनी कोर को, अपने एब्स को उस तरह से प्रेजेंट तो कर सकते हो, वो तो डेवलप्ड ही नहीं लगते, डिफाइंड ही नहीं लगते। बाकी देखो क्रिसो के पास पूरा पोटेंशियल है गाइस टॉप 6 टॉप 5 टॉप 4 बनने का मिस्टर ओलंपिया में। एक्चुअल में गाइस इस तरह की लाइन से, इस तरह के सेपरेशन मसल्स में प्रेजेंट होता है, इस तरह का नेचुरल लुक आता है इनकी फिजिक में। अभी तक कुछ भी ऐसा इंजेक्टेड नहीं है, मतलब जो अलग से इन्हांसमेंट्स के लिए डाले जाते हैं, बट उसके बाद भी गाइस इस तरह की मसल मास ही कैरी करते हैं, इस तरह के मसल्स इनके पॉप अप करते हैं। लेकिन वही है गाइस कि जो इंप्रूवमेंट चाहिए वहां पर तो इनको जाना ही चाहिए। लेकिन इस ऑफ सीजन के बाद भी, अब मैंने इनको इतना मैसिव, इतना बल्कि बोल दिया और हमेशा ऑफ सीजन में रहने वाला बोल दिया, लेकिन उसके बाद भी गाइस हम इन पे डाउट नहीं कर सकते कि ये कंडीशन आ सकते हैं या नहीं, क्योंकि मिस्टर ओलंपिया में हमने देख ही लिया किस तरह की कंडीशन ये नेल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली क्रेजी कंडीशन ये लेकर आए थे, और हार्डी के बाद आई थिंक सेकंड नंबर पर इनकी बेस्ट कंडीशन थी। तो वही है। लेकिन क्या इनको अपने कोच अब चेंज नहीं कर देने चाहिए? बिकॉज गाइज मैं तो एक्चुअली बिलीव करता हूँ इनके कोच बहुत अच्छे हैं, इनको बहुत आगे तक ले आए, इनको एक दूसरी वाली IBB में भी इन्होंने बहुत ट्रेन करा। लेकिन उसके बाद भी गाइज अब आई थिंक वो टाइम आ गया है जब इनको अपने बेस पार्ट कर लेने चाहिए और डिसाइड करना चाहिए व्हाट्स नेक्स्ट फॉर हिम, क्योंकि यहाँ तक वो इनको ले आए। अब अगर इनको कोर अपनी ट्रेन करनी है, कार्डियो करना है, अपनी बैक की विथ इंक्रीज करनी है, तो एक आई थिंक दूसरी अप्रोच इनको फॉलो करनी ही पड़ेगी, और वो रिक्वायर्ड है। ऐसे कोई ना कोई हमेशा देखो अपने कोच चेंज करते रहता है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, चेंजेस करने के लिए, इंप्रूवमेंट्स करने के लिए। और आई थिंक अब इनके पास भी वही टाइम है, इनके साथ भी वही टाइम है। बहुत ज़्यादा इनको अपर प्लेस करना है, पोटेंशियल पूरा है गाइस, बहुत ज़्यादा यंग है ये, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कैरी करते हैं अपनी फिजिक में, वो नेचुरल लुक कैरी करते हैं जो बहुत ज़्यादा मिसिंग है। गोल्डन एरा वाले ब्यूटीफुल बबली मसल्स कैरी करते हैं। लेकिन वही है, अपनी स्ट्रेंथ को तो ये इंप्रूव करते जा रहे हैं, लेकिन अपनी वीकनेसेस को हाइड करने का कोई भी तरीका अभी तक इन्होंने फॉलो नहीं करा है। बाकी अब बताओ गाइस, क्या इस बार आपको लगता है क्रिसो फिर से टॉप 8 का पार्ट बन सकते हैं या फिर टॉप 6 भी क्रैक कर
सकते हैं? ये चीज़ तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। एनीवेज गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। तो वो है गाइस नेथन डियाशा की। और नेथन डियाशा मैन इस वक्त है 7 वीक्स आउट और 4 वीक्स इनकी प्रेप ऑलरेडी हो चुकी है। और 7 वीक्स आउट के हिसाब से गाइस ही इज लुकिंग वेरी मैसिव। मतलब नेथन डियाशा को इतना ज़्यादा मैसिव, इतना ज़्यादा बिगर हमने पहले नहीं देखा। ही इज लुकिंग रियली रियली फ्रीकी गाइस, फुलर एज अ हाउस, मॉन्स्टर एज अ हाउस। बाकी इतनी लेट शो पिक करना, मतलब अभी भी 7 वीक्स के बाद अगर ये कोई शो पिक कर रहे हैं और इतने ज़्यादा कंपेटर्स इस बार होने वाले हैं गाइस जो क्वालिफाई नहीं हुए अभी तक और उस शो तक होने वाले हैं, मतलब शो में भी कम्पीट करने वाले हैं, तो क्या एक अच्छा ऑप्शन है? बाकी देखो मिस्टर ओलंपिया में इनका आना तो बहुत ही मुश्किल है। लास्ट टाइम ही इनको वीज़ा नहीं मिला, तो इस बार भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। इस बार तो कई सारे एथलीट्स को वीज़ा नहीं मिलने वाला, तो ये अपने गोल के पीछे ही जा रहे हैं। कम से कम 20 प्रो शोज जीतना इनका गोल है और उसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन अभी तो बहुत टाइम है इनके नेक्स्ट शो में, मतलब 7 वीक्स काफ़ी अच्छा टाइम है। तो आप बताओ क्या ये एक अच्छा आइडिया है? मतलब इतनी लेट एक शो पिक करना, आप 2-3-4 शोज़ में कम्पीट करके पहले ही डिसाइड कर सकते थे, कहीं पर भी जीत सकते थे। लेकिन वही है कि नेथन जब भी कम्पीट करना स्टार्ट करते हैं, हम जानते हैं किस तरह की मसल हार्डनेस, किस तरह की मसल मैच्योरिटी ये कैरी करते हैं, लेकर आते हैं। और हर एक कंपेटिटर के लिए एक खतरा तो ये बन ही जाते हैं। बाकी आप बताओ क्या आपको लगता है कि नेथन डियाशा को इस बार हम मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर देख पाएंगे, या फिर उससे भी बड़ा क्वेश्चन, क्या इस बार हम इनको क्वालिफाई करते हुए देख पाएंगे? स्पेशली जब ऐसे ऐसे एथलीट्स अभी तक लाइन में लगे क्वालिफिकेशन की। बाकी आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ सारी अपडेट्स देख के आपको कैसा लगा। और सबसे बड़ी बात बिग रैमी के बारे में, गाइस बिग रैमी अब जो नहीं आ रहे हैं, इस बात को जानने के बाद हाउ आर यू फीलिंग? आपको कैसा लग रहा हो? क्या आपको लगता है कि बिग रैमी अब हमें कभी दोबारा स्टेज पर दिखेंगे, या फिर ये फाइनल एक शोडाउन था जहाँ पर वो आ सकते थे और उसके बाद अब ये रिटायरमेंट की तरफ जाने वाले हैं? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।